ड्रामे की स्टार्टिंग टिम से होती है। टिम एक बहुत ही रिच एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। टिम की एक छोटी सी प्रॉब्लम है। टिम को हर चीज परफेक्ट पसंद है, इसलिए आप उसे मिस्टर परफेक्ट भी कह सकते हैं। टिम बिजनेसमैन के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत भी था, इसीलिए लड़कियां उसे हमेशा से पसंद करती थी। तो वहीं हम क्यूपिड हट के बॉस को देखते हैं, जिसका नाम प्रेम होता है। प्रेम ने अपनी कंपनी में आज वैलेंटाइन डे पार्टी ऑर्गेनाइज किया था और बस इसी पार्टी में उसने वीआईपी पर्संस को बुलाया था, जिसमें से हमारा मेन लीड टिम भी होता है। टिम को इस पार्टी में इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो मेहमान के तौर पर यहाँ आया हुआ था। अब हम बताते हैं क्यूपिड हट के बॉस के बारे में। उसकी कंपनी में 8 क्यूपिड गर्ल होती हैं, जो कि मैच मेकर का काम करती हैं। अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ तो इसका ये मतलब होता है कि प्रेम की कंपनी में 8 ऐसी लड़कियां हैं जो 2 दिलों को जोड़ने का काम करती हैं, और इन्हीं 8 लड़कियों में ही हमारी हीरोइन हुंसा भी होती है। हुंसा थोड़ी स्टूपिड गर्ल है, यानी पैनिक होने पर वो सेंटेंस को भी ऊपर नीचे कर देती है और अपनी बात सही से सामने वाले को समझा नहीं पाती है। अब वैलेंटाइन डे की इस पार्टी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है। इस पार्टी में बहुत सारे हार्ट के 2 टुकड़े को फ्लाई करवाया जाता है। इसका मतलब जिस किसी के भी पास हार्ट का दूसरा पार्ट होगा और वो ज्वाइंट हो जाएगा तो वो उसका मैच मेकर होगा। इसमें 8 क्यूपिड गर्ल्स भी शामिल होती हैं और वो भी अपना आधा हार्ट लेकर दूसरे हार्ट के पार्ट को ढूंढने की कोशिश करती हैं, ताकि उनका मैच मेकर भी उन्हें आसानी से मिल जाए। ये पूरा गेम टिम को स्टूपिड थिंग्स लगती हैं और फिर वो इस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। वहीं हुंसा को इस गेम में काफी इंटरेस्ट होता है और वो अपना आधा हार्ट पार्ट रखे रहती है, ताकि उसका जब सेकंड पार्ट मिलेगा तो वो उसका मैच मेकर होगा। टिम इस पार्टी में अपने भाई मूक के साथ आया हुआ था, इसलिए वो मूक को कहता है, मुझे ये सब स्टूपिड थिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इस पार्टी से जा रहा हूँ। अगर तुम्हें चलना है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। मूक को गेम में मजा आता है, लेकिन टिम की जिद करने पर वो अपना हार्ट वाला जो पार्ट होता है वो टिम के पॉकेट में रख देता है जाते हुए। उसके बाद वो फटाक से अपने गार्ड को कॉल करता है और कहता है, फटाक से मेरे लिए गाड़ी भेजो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मूक वही कहता है कि पार्टी में थोड़ी देर और हम रह लेते तो क्या ही बिगड़ जाता, लेकिन टिम कहता है कि उसे ऐसी पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे अंदाजा नहीं था कि पार्टी में ये सब कुछ होने वाला था। वहीं हम देखते हैं कि इसका बिहेवियर काफी रूडली होता है। उसे हर चीज बहुत ही परफेक्ट पसंद होती है और जब क्लाइंट्स के थ्रू उसे चीजें परफेक्ट नहीं मिलती हैं तो वो अपना गुस्सा अपने ही एम्प्लॉयज पर निकाल देता है, जिसकी वजह से उसके एम्प्लॉयज उसे पसंद भी नहीं करते हैं। अब ये उसकी एक ऐसी कमजोरी थी जिसको पकड़कर उसकी मॉम को ऐसा लगता था कि शायद मुझे टिम की शादी करा देनी चाहिए, और शादी होने के बाद जब उसकी वाइफ आ जाएगी तो शायद ही उसके रूट बिहेवियर में कोई चेंजेस आ जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ हमें हुंसा को दिखाया जाता है, जो कि काफी खुले माइंड की होती है। इतने में उसका बॉस प्रेम आ जाता है। प्रेम सारे लोगों से कहता है कि आज का इवेंट तो बहुत अच्छा रहा और मुझे आप लोगों का काम भी बहुत पसंद आया, लेकिन मैं आप लोगों से आज एक जरूरी टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। पिछले 5 सालों से हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस कंपनी में जितने भी क्यूपिड हट्स काम कर रही हैं उन्हें अपने काम का एक्सपीरियंस ही नहीं है, और अब मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं इस कंपनी को बंद कर दूं। ये सुनकर सारी लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि इस जॉब की वजह से ही उनका घर चलता है। सारी लड़कियां प्रेम से कहती हैं कि वो कंपनी को ऐसे कैसे बंद कर सकता है, आखिर उन्हें इस जॉब की बहुत नीड है। प्रेम कहता है कि मैं इस कंपनी को बंद नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आप सबको मेरा साथ देना होगा। इस वैलेंटाइन डे से लेकर अगले साल के वैलेंटाइन डे आने तक आप सबको अपना एक बॉयफ्रेंड बनाना होगा, क्योंकि आप 2 दिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं और आपका अपना कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, यानी आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं प्यार का। और जब किसी के पास किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता तो आखिर वो अपना काम कैसे करेगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जिस किसी ने भी अपना बॉयफ्रेंड बना लिया मैं उसे 1 मिलियन का अमाउंट गिफ्ट करने वाला हूँ, और जिसने अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया तो मैं उसे इस जॉब से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। ये सुनकर सारी लड़कियों को अब अमाउंट का लालच लगने लगता है, इसीलिए अब उन्हें किसी भी हालत में अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा। और उन्हें इस जॉब की काफी नीड भी थी, और इसी में हुंसा भी थी जिसे इस जॉब की काफी नीड थी। अब उसके बाद सारी क्यूपिड गर्ल्स की लड़कियां जो होती हैं उन्होंने आज तक आखिर अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब क्योंकि इनका काम ही था 2 दिलों को जोड़ने का, इसीलिए कभी किसी को टाइम मिलता या नहीं मिलता वो हमेशा अपने काम में बिजी होया करती थी, इसीलिए शायद उन लोगों को टाइम नहीं मिलता कि वो अपना बॉयफ्रेंड बनाए। तो वहीं दूसरी क्यूपिड हट की लड़की होती है जिसे बॉयफ्रेंड बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होता है, तो वहीं तीसरी कहती है कि मैं तो बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दिलों को जोड़ने के बाद आखिर क्या अंजाम होता है। वहीं हुंसा थी जिसके पास बिल्कुल अलग डेफिनेशन थी। अब उसकी डेफिनेशन क्या थी कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, यह हमें आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि हुंसा इस बॉयफ्रेंड वाले चक्कर से काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और उससे कहती है कि आखिर वो क्या करे। सारी सिचुएशन सुनने के बाद उसका फ्रेंड उसे कहता है कि इतनी छोटी सी बात है तो तुम अपना बॉयफ्रेंड बना लो ना। अपने फ्रेंड की बात को सुनकर वो इतनी पैनिक हो जाती है कि फिर से सिचुएशन में उल्टी पुल्टी हरकत करने लगती है और फॉर्क उठाकर सीधा अपने फ्रेंड के मुंह में ही डाल देती है, और फिर से उसने एक स्टूपिड थिंग्स यहाँ पर भी कर दिया था।
दूसरी तरफ एक मैगजीन कंपनी की एम्प्लॉय ने मूक और टिम के इवेंट के फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड करके ये लिख दिया कि इन्हें रियल लाइफ में तो अपना पार्टनर मिला नहीं और ये मैच मेकर से जाकर अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि टिम की काफी बेइज्जती होए और उसकी रिपुटेशन खराब हो जाए और हमारी मैगजीन कंपनी को काफी तारीफें मिले। नेक्स्ट डे प्रेम अपनी सेक्रेटरी ली और हुंसा को अपने कैबिन में बुलाकर ये पूरे न्यूज के बारे में बताता है और कहता है इवेंट की उन फोटोज की वजह से सोशल मीडिया पर उसकी रेपुटेशन काफी खराब हो गई है, इसीलिए टिम ने हमारी कंपनी पर केस कर दिया है और इस चीज का सारा ब्लेम वो हुंसा के सर पर डाल देता है। हुंसा बहुत ज्यादा डर जाती है और पैनिक होने की वजह से वो ढंग से सॉरी भी नहीं कर पाती है और कहती है सर अब मुझे क्या करना होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता है जाओ कुछ भी करो, उसके हाथ पढ़ो उसके पैर पढ़ो, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इस कंपनी से केस लेने के लिए उसे वापस मनाओ। लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी ली कहती है सर उन मैगजीन की गर्ल्स को तो आपने पार्टी में इनवाइट किया था और अब जब ये सब कुछ हो गया तो आप सारा ब्लेम हुंसा पर डाल रहे हैं। जिस पर वो कहता है हाँ मैंने उन मैगजीन वालों को बुलाया जरूर था, लेकिन मैनेजमेंट का सारा काम मैंने हुंसा को दिया था। तो आखिर जब वो लोग वीआईपी पर्संस की फोटोज क्लिक कर रहे थे तो हुंसा कहाँ थी? मैनेजमेंट का काम इसी पर था, इसीलिए सारी गलती इसी की है और इसे जाकर उससे माफी मांगनी होगी और कैसे भी करके टिम को मनाना होगा। अब टिम को मनाने के लिए वो उसके ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसके सेक्रेटरी से होती है। वो उसे जाकर कहती है प्लीज आप कुछ भी कीजिए, हमारी कंपनी से केस वापस ले लीजिए। इतनी पैनिक हो जाती है कि वो सही से समझा भी नहीं पाती है। अब टिम का सेक्रेटरी उसे कहता है आपको हमारे वकील से बात करनी पड़ेगी, जो बातें करनी है उन्हीं से जाकर करिए। वो कहती है प्लीज मुझे एक बार टिम सर से मिलने दीजिए, मैं उनसे मिलकर बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी। और फिर उसके सेक्रेटरी को मनाने के लिए वो फ्रूट से भरी एक टोकरी देती है, उसमें सीजर होती है। सीजर उसकी सेक्रेटरी को लग जाती है और वो कहता है क्या तुम ऐसे हमारे सर को मनाओगी, उन्हें सीजर लगाओगी? वो कहती है सॉरी मैंने इसे पैक किया ना तो गलती से इसमें रह गया होगा। सेक्रेटरी कहता है देखो मैंने मना कर दिया ना तो मेरा जवाब ना ही है, और वैसे भी जब सर तुम्हारी कंपनी पर केस करेंगे ना तो आगे से कोई भी वीआईपी पर्सन के साथ ऐसा दोबारा नहीं होगा। आखिर उनकी रेपुटेशन खराब हुई है। और सेक्रेटरी नहीं मानता, वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब हुंसा घर पहुंचती है तो वो सबसे पहले टिम के बारे में इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। वो सोचती है अगर उसने मेरी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया और हमारी कंपनी से अपने केस को वापस नहीं लिया तो क्या होगा। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही वो प्रेम के पास पहुंचती है तो प्रेम उसे कहता है कि वहाँ जाकर कोई गड़बड़ी मत करना, उससे आराम से बातें करना और आराम से उसे सॉरी कहना, ताकि जितनी भी कंडीशन है वो खराब ना होए। और वैसे भी तुम्हें सॉरी करके हमारी कंपनी पर से केस हटवाना ही है। वो कहती है सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अगर वो नहीं माने तो। नेक्स्ट डे हुंसा टिम के घर पर ही पहुंच जाती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता है। वो गार्ड से कहती है मुझे एक बार टिम सर से मिलने दीजिए, कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे उनसे। लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता है और उसे गेट से ही बाहर भगा देता है। आगे नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है तो हुंसा टिम के ऑफिस ही पहुंच जाती है, जहां वो उसकी सेक्रेटरी से उसे पता चलता है कि वो इस वक्त ऑफिस में बैठकर मीटिंग कर रहा है। वो कहती है मैं इंतजार कर लूंगी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात नहीं होती है और ऐसे ऐसे करके 1 वीक चला जाता है। लेकिन अब जब टिम अपनी क्लिनिक पर जा रहा होता है चेकअप के लिए तो वो उसका पीछा करने में कामयाब हो जाती है। टिम को अपनी पॉकेट से हार्ट का आधा पार्ट मिलता है, लेकिन वो उसे डस्टबिन में डाल देता है। अब हुंसा उसके पीछे पीछे उसे नोटिस कर ही रही होती है, लेकिन टिम अंदर क्लिनिक में जब चला जाता है तो वो बाहर बैठकर उसका वेट करती है। सेम टाइम पर क्लिनिक की एक लेडी मोपअप कर रही होती है। मोपअप करने के बाद वो वहाँ पर फैन ऑन कर देती है ताकि फटाक से टाइल्स सूख जाएं, लेकिन फैन की हवा से डस्टबिन और हुंसा का पर्स दोनों गिर जाता है। अब उसके पर्स से हार्ट का आधा पार्ट और डस्टबिन से हार्ट का आधा पार्ट मिलकर दोनों ज्वाइंट हो जाता है। वो जब देखती है तो काफी खुश हो जाती है कि उसका फ्यूचर सोलमेट यहीं कहीं है और वो उससे बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि हार्ट के दोनों ही पार्ट आपस में ज्वाइंट होकर ये बता रहे थे कि उसका सोलमेट उसे जल्दी मिल जाएगा। अब वो भूल जाती है कि वो यहाँ किसी का पीछा कर रही है। जब टिम उसे देख लेता है तो वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब बहुत लेट हो जाता है कि टिम बाहर नहीं निकलता है, तो वो जाकर एक डॉक्टर से पूछती है कि क्या अभी यहाँ पर जो बिजनेसमैन अंदर गया था वो जा चुका है। डॉक्टर कहती है वो तो कब का जा चुके हैं, आपने देखा नहीं क्या? वो कहती है ओ माय गॉड, फिर से गड़बड़ हो गई और मैंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दिया। घर आते हुए रास्ते में उसे उसका बॉस प्रेम दिखाई देता है। वो पोस्टर के पीछे छुप रही होती है, लेकिन प्रेम उसे बाहर बुला लेता है और वो उसे कहता है तुम मुझे ये बताओ क्या तुमने मसला सॉर्ट आउट कर दिया? वो कहती है अब तक नहीं हुआ। तो वो उसे कहता है अच्छा चलो ये बताओ, मैंने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कहा था, क्या तुमने अब तक कोई बॉयफ्रेंड बनाया? वो कहती है सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, क्योंकि मैंने जब जब बॉयफ्रेंड बनाने को ट्राई किया तब तब उसके साथ कुछ बुरा होता है और उस लड़की की जान खतरे में चली जाती है। एक बार मैंने बॉयफ्रेंड बनाया था और यकीन मानिए हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक मैंने खाने वाली स्टिक से उसके पीछे ही वार कर दिया और ये सब कुछ मुझसे जानबूझकर नहीं हुआ था, गलती से हुआ था। दोबारा मैंने बॉयफ्रेंड जब बनाया तो वहाँ पर आग लगी हुई थी, मैं उस आग से खेल रही थी और फिर इतने में ही मैंने उसके पूरे टेंट को ही जला दिया और फिर उसकी भी जान खतरे में हो गई। इसका मतलब मैं कभी भी बॉयफ्रेंड बनाने को अगर तैयार करती भी हूँ खुद को
तो फिर उस लड़की की जान खतरे में चली जाती है। सर आप बताइए ऐसी हालत में मैं आखिर बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हूँ भला? वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा बैड लक इतना भी खराब नहीं है, तुम ट्राई तो करो, कोई ना कोई तुम्हारे लिए जरूर होगा और तुम बॉयफ्रेंड बना सकती हो। वो कहती है ओके सर मैं ट्राई करूंगी। आगे हम देखते हैं कि वो फिर से अपने फ्रेंड के पास जाती है और उसे सारी सिचुएशन बताकर कहती है अब मैं क्या करूँ, मेरा लक तो मेरा साथ कभी देता ही नहीं है। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें आज तुम्हारा लक देता हूँ, और वो उसे उसका लक देने के लिए एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और कहता है ये ब्रेसलेट बहुत ही लकी है, तुम इसे पहनकर अगर कोई भी काम करोगी ना तो तुम्हारा काम यूं चुटकियों में हो जाएगा। वो कहती है क्या सच में ये लकी ब्रेसलेट है? वो कहता है तुम्हें मुझ पर शक है क्या? फिर क्या था, वो अपने उस लक चार्म को पहन के पहुंच जाती है टिम के ऑफिस में। टिम के ऑफिस में जब वो जाती है तो टिम को आता हुआ देख उसके दिल की धड़कनें तो एक पल के लिए तेज हो जाती हैं और वो उसकी खूबसूरती में ही खो जाती है। लेकिन फिर कहती है हाँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मुझे उसे सॉरी करना है, मनाना है। ओ मेरे लक ब्रेसलेट, अब तुम्हें मेरे साथ देना होगा। और फिर क्या था, स्टंट करते हुए वो मोप को पार करती है और उस क्लीन वाली लेडी से कहती है देखा तुमने मैंने कितने स्टाइल से पार किया। हम देखते हैं कि टिम जा रहा होता है लेकिन तभी वो उसे रोकती है और कहती है सर मुझे आपसे बात करना है। लेकिन तभी टिम का सेक्रेटरी उसके सामने आकर कहता है मैंने आपसे कहा था ना कि हम केस वापस नहीं लेंगे, तो आखिर आप हमें परेशान बार बार क्यों कर रही हैं, प्लीज चले जाइए यहाँ से। लेकिन तभी टिम जा रहा होता है तो वो चिल्लाकर कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर उसके बाद सारे लोग हक्के बक्के कि ये क्या कह रही है, क्या सच में इस लड़की से हमारे सर का अफेयर चल रहा है और वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। गार्ड ये न्यूज़ सुनते ही सारे लोगों से उनके फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए कह देता है ताकि सोशल मीडिया पर कोई भी बात गलत ना फैले। और उसके बाद वो कहती हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें मेरा फ़न अच्छा नहीं लगा क्या? वो कहता है अगर ये मजाक था तो बहुत घटिया मजाक था क्योंकि तुम जैसे लोग इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। वो कहती सर मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई हूँ, सिर्फ आपसे बात करने के लिए कि देखिए आपकी जो भी इंसल्ट हुई है वो हम करना नहीं चाहते थे, प्लीज आप हमारी कंपनी से अपने केस को हटा लीजिए। टिम कहता है तुमने मेरी जरा सी इंटेंशन पाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। वो हंसने लगती है तो कहता है ये कोई हंसी की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई जोक नहीं हो रहा है, और वैसे भी तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस देख लो, तुम्हें इतना भी सलीका नहीं है कि कैसे ड्रेसिंग सेंस को रखना है। तुम्हें लगता है तुमने मुझ पर इल्जाम लगा के बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लिया है क्या? लेकिन तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी इज्जत पर यानी मेरी रेपुटेशन को कितना ज्यादा खराब कर दिया है। तुम जैसी लड़कियों को तो बात करने की भी तमीज नहीं होती है। हंसा उसे अपनी बात को समझाने की कोशिश करती है लेकिन तभी टिम की नजर उसके ब्रेसलेट पर पड़ती है जो कि उसका गुड लक ब्रेसलेट था। वो कहता है तुम जैसी लड़कियां होती हैं ऐसी हैं, तुम्हें मेहनत करने पर यकीन नहीं होता है बल्कि अपने लक पर यकीन होता है। इतने में हंसा काफी स्ट्रेस में आ जाती है कि वो उसे आखिर कैसी कैसी बातें सुना रहा है और बस जस्ट सेम टाइम पर उसका ब्रेसलेट हाथ से टूटकर नीचे गिर जाता है। हंसा कहती है देखो तुम्हारी डांट की वजह से मेरे ब्रेसलेट को भी बुरा लग गया और वो भी बिखर कर नीचे गिर गया। वो कहता है तुम जैसी लड़कियां होती ही ऐसी हैं जिन्हें अपनी रेपुटेशन तो क्या दूसरों की भी रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं होता है। और हाँ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दोबारा अगर मेरे ऑफिस में तुम नजर आई तो तुम्हारे ऊपर भी मैं केस कर दूंगा, इसलिए प्लीज अपनी शक्ल दोबारा मुझे मत दिखाना। और अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि अभी के अभी इसे इस कंपनी से बाहर निकाल दो क्योंकि मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता हूँ। गार्ड उसे लेकर जा रहे होते हैं लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है सर वो हमारी गलती नहीं थी, वो किसी मैगजीन कंपनी का काम था, प्लीज सर हमारी कंपनी से अपने केस को वापस ले लीजिए। लेकिन टिम को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हंसा रोते हुए कंपनी पहुंचती है और प्रेम से कहती है कि वो लड़का मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं है तो भला वो मुझसे नेगोशिएट क्या करेगा। अब तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो मुझे जॉब से ना निकाल दे। जिस पर प्रेम उसे कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें कुछ भी करके उसे मनाना होगा। लेकिन तभी सेक्रेटरी ली कहती है सर आपको हंसा से बात करने के अंदाज में अपने टोन को बदलना चाहिए, आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं और वो भी अपनी एम्प्लॉय से। तो वो प्यार से कहता है देखो बात को समझने की कोशिश करो हंसा, तुम्हें उसे मनाना होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। सेक्रेटरी कहती है सर, वो कहता है अब तुम्हें अगर बात समझ में आ गई है तो प्लीज़ जाओ और उसे नेगोशिएट करो। वो कहती है सर ठीक है मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाई तो। वो कहता है मुझे तुम्हारी कोशिशों से मतलब नहीं है, मुझे रिजल्ट चाहिए, जाओ और उसे मना कराओ। हंसा अगर तुम्हें बात समझ में आ गई है तो जाओ और उसे मना कराओ ताकि हमारी कंपनी डूबते डूबते रह जाए। अब एक बार फिर से हंसा टिम के घर पे पहुंचती है लेकिन वो अपने वेयर हाउस जा रहा होता है। वो उसका पीछा करते करते उसके वेयर हाउस तक भी पहुंच जाती है। टिम को ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है लेकिन फिर वो देखता है तो पीछे कोई नहीं होता है क्योंकि हंसा तो छुप छुप कर उसका पीछा कर रही होती है। हंसा सोचती है कि ये अच्छा मौका है, एक बार वो बस टिम से मिलकर अपनी बात को क्लियर कर ले और उसके पीछे पीछे उसके वेयर हाउस में घुस जाती है और फिर कहती है आज तो मैं अपना काम करके रहूंगी और प्लीज़ इस बार मुझे अपने बॉस के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम पक्का होना चाहिए। टिम हंसा को देख लेता है और कहता है तुम यहाँ पर मेरा पीछा कर रही हो, अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर नहीं गई तो मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को
तो मैं डिस्टर्ब करने के केस में अंदर करवा दूंगा। जिस पर वो कहती है सर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। एक बार फिर से हुंसा उसके सामने पैनिक हो जाती है और सेंटेंसेस को ऊपर नीचे करके बोलने लग जाती है। अपनी कंपनी का भी नाम वो सही से नहीं ले पाती है। जिस पर टीम उसे कहता है तुम्हें तो अपनी कंपनी का भी नाम सही से लेने नहीं आता है। वो कहती है सर प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पर आपसे नेगोशिएट करने के लिए आई हूँ। वो कहता है अगर तुम पैनिक होने की वजह से सेंटेंसेस को ऊपर नीचे करती हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे तो तुम अपनी बात को कभी किसी को नहीं समझा पाओगी। इसलिए बोलने से पहले 1 2 3 काउंट किया करो और फिर अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट किया करो। वो इस बार टिम की बातों को मानती है और 1 2 3 करके काउंट करके फिर वो अपनी बात को स्टार्ट करती है। वो कहती है सर हमारी कंपनी आपसे आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए माफ़ी चाहती है। सर प्लीज़ हमारी कंपनी को माफ़ कर दीजिए और हम पर जो आपने केस किया है उसे प्लीज़ हटवा दीजिए। ये सोचकर वो बड़ी खुश होती है कि इस बार उसने अपने सेंटेंसेस को बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं किया और सारी बात उसने क्लियर कर दी। लेकिन तभी टिम उसे कहता है तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मैं तुमसे अभी भी नेगोशिएट करना नहीं चाहता हूँ। उनसे कहती है सर हमारे बॉस आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हैं और बदले में हम आपके होटल में 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे और बहुत सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। बट टिम कहता है कि उसे और पैसों की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत पैसे हैं उसके पास, और वो उसे बाहर जाने के लिए कहता है। इतने में हम देखते हैं कि वेयर हाउस का दरवाज़ा किसी ने लॉक कर दिया था। वो वेयर हाउस के दरवाजे पर जाता है और डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक होने की वजह से नहीं खुलता है। उनसे खुश हो जाती है कि शायद अब वो उसकी बात को एक बार फिर से सोचे, लेकिन तभी वो कहता है अगर तुम यहाँ पर रही तो मैं पागल हो जाऊंगा। फिर से लॉक को ट्राई करता है बट डोर अभी भी ओपन नहीं होता है। उनसे कहती है सर शायद आपका की कार्ड ख़राब हो चुका है। वो कहता है तो मैं पागल दिख रहा हूँ। वो कहती है सर एक बार मुझे दीजिए ना, मैं ट्राई करती हूँ। वो की कार्ड लेके चेक करती है लेकिन डोर अभी भी ओपन नहीं होता है। तो वो हंसने लगती है। टिम उसे कहता है तुम्हें क्या मैं पागल नज़र आ रहा हूँ? तुम सिचुएशन को समझ नहीं पा रही हो कि सिचुएशन क्या चल रही है। हम यहाँ अंदर बंद हो चुके हैं और पता नहीं अब क्या होगा। वो कहती है सर आप एक बार अब से ट्राई कीजिए ना, खुल जाएगा। ट्राई करने पर भी जब डोर नहीं ओपन होता है तो वो अपना मोबाइल निकाल कर अपनी सिक्योरिटी को कॉल करता है कि कोई आए और इस डोर को ओपन करके हमें ऐसे बाहर ले जाए, लेकिन नेटवर्क इशू हो जाता है जिसकी वजह से कॉल लग नहीं पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़कर नेटवर्क को ढूंढने की कोशिश करता है कि किसी तरह तो कॉल लग जाए। तो उनसा भी अपना मोबाइल निकाल कर नेटवर्क पकड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही उसके पैरों में रस्सी आ जाती है और वो सांप सांप करके चिल्लाने लगती है और सीधा टिम को जाकर पकड़ लेती है। टिम नीचे देखता है तो वो रस्सी होती है। टिम कहता है क्या तुम आंखों से अंधी हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर रस्सी पड़ी है? फालतू में मुझे भी परेशान कर रही हो और खुद भी परेशान हो रही हो। नेटवर्क पकड़ाते पकड़ाते दोनों को एक दूसरे का धक्का लग जाता है और दोनों ही एक लकड़ी के बड़े बॉक्स में गिर जाते हैं। उसमें काफी सारा प्रोडक्ट रखा होता है और उसमें उन दोनों का मोबाइल खो जाता है। टिम हुंसा से कहता है तुम बहुत ही बेकार लड़की हो, तुम जहाँ पर भी रहती हो सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रख पाती हो और फिर उसके बाद काम सब कुछ बिगड़ जाता है। देखो तुम्हारी वजह से फिर से मेरा मोबाइल गुम हो गया है। इतने में हम देखते हैं कि किसी के हाथ में लेटर दिखाया जाता है और हुंसा उसे कहती है सर मैं आपका फ़ोन अभी ढूंढ कर आपको देती हूँ, और उस प्रोडक्ट के अंदर फ़ोन ढूंढने लगती है। फाइनली उन दोनों का फ़ोन मिल जाता है और फिर हम देखते हैं कि अचानक वेयर हाउस में जो है बहुत बुरी तरीके से आग लग जाती है। हुंसा कहती है मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और क्या मैं इस भरी जवानी में ही मर जाऊंगी? तभी टिम उससे कहता है अपना मुंह बंद रखो, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं इस वक्त यहाँ नहीं मर सकता। आखिर मेरी फैमिली और मेरा बिजनेस कैसे सर्वाइव करेंगे मेरे बिना? आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हुंसा को चक्कर आ जाता है और हुंसा वहीं गिर जाती है। टिम उसे संभालता है और अपनी जैकेट उसे उड़ाकर किनारे ले जाता है जहाँ पर आग कम होती है। टिम को पता नहीं चलता कि ये आग आखिर लगी तो लगी कैसे। वो परेशान होता है लेकिन उसे हुंसा का पूरा ख्याल होता है और वो उसे अपने शोल्डर पर सुला लेता है। इतने में टिम भी बेहोश हो जाता है। अचानक हम देखते हैं कि वेयर हाउस में उसका सेक्रेटरी पहुंच जाता है जो उन दोनों को हॉस्पिटल जाकर शिफ्ट कर देता है। कुछ देर बाद दोनों को ही होश आ जाता है, हुंसा को भी और टिम को भी। टिम उठते ही ये सवाल करता है उसके सेक्रेटरी से कि आखिर वेयर हाउस में आग लगी तो लगी कैसे, ये सब कुछ कैसे हुए, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है जो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद उसे बताता है कि सर आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। उनसा भी पर्दे के पीछे से खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। टिम टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि आखिर अब मेरा नया दुश्मन कौन पैदा हो गया जो मुझे मारना चाहता है। तभी उसका सेक्रेटरी उसे कहता है सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने क्यूपिड हेड पर केस किया इसलिए वो आपको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये सब जब हुंसा सुनती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और सीधा बाहर आकर कहती है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टिम अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाता और वो हुंसा का हाथ पकड़कर सीधे जाकर कहता है सब कुछ ऐसा ही है, वेयर हाउस में सिर्फ तुम मेरे साथ थी और मुझे ऐसा लगता है कि केस करने की वजह से मैंने तुमसे नेगोशिएट नहीं किया, इसीलिए बस तुम लोग मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों को क्या पता कि मेरी लाइफ कितनी वैल्यूएबल है, मुझे कितना काम है। अगर सोचो मुझे कुछ हो जाता तो मेरा बिजनेस और मेरी फैमिली दोनों मेरे बगैर सर्वाइव कैसे करते। उनसा ये सारी बातों को सुनकर बहुत ही अपसेट हो जाती है और रोने लगती है और वो फिर टिम को कहती है तुम्हारे रूड बिहेवियर की वजह से तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बिहेवियर की वजह से ही कोई तुम्हारा दुश्मन हो और वही तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा हो।
देखो मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे गरीब हूँ और मेरी लाइफ तुम्हारी जितनी वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे भी अपनी लाइफ से प्यार है क्योंकि ज़िंदगी तो हम सबकी बराबर है ना। टिम वहाँ से निकलता है, लेकिन गाड़ी में वो हंसा की ही सारी बातों को सोच रहा होता है कि उसने उसे आखिर क्या क्या कह दिया। अब वो काफ़ी अपसेट होता है उसकी बातों को सोचकर। घर पहुँचने पर उसके सारे वर्कर्स जितने भी होते हैं वो उससे प्रॉपर बात नहीं करते हैं क्योंकि वो उससे पसंद नहीं करते थे। हम देखते हैं कि जैसे ही मूक गाड़ी में से आता है तो सारे लोग उससे बहुत ही हंसी खुशी बात करने लगते हैं, लेकिन तभी हम मूक का एक छोटा सा पास देखते हैं कि मूक जो है वो हमेशा टिम से ऊपर जाने की कोशिश करता है और वो टिम को पसंद नहीं करता है। तो टिम को इस बात पर ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके भाई ने ही उसे मरवाने की कोशिश की है। नाइट के सीन में हम हुंसा को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी से बेजार होकर अपसेट होती है। तभी उसके डैड उससे कहते हैं, तुम इतना अपसेट क्यों बैठी हो, आओ मेरी ग्लोसरी में मेरी मदद करो, तुम्हें दुकान में ही मेरी मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर आते हैं जो उसके डैड को कहते हैं कि आपकी ग्लोसरी दुकान को हमने सीज कर दिया है और आपको ये बहुत जल्द खाली करना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है सर, हमें पता है। अब उनसे और टेंशन में आ जाती है कि अगर ये दुकान हमसे छीन गई तो हम जिएंगे कैसे। इतने में उसकी बहन आती है और वो भी कहती है, ऑफिसर हमें ये बात पता है कि आप हमारे घर को सीज करने वाले हैं, इसलिए कोई बात नहीं, हम खाली कर देंगे। ऑफिसर इतना सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। वो अपनी बहन से कहती है, तो तुम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही है क्या, हमारी दुकान को सीज कर दिया गया है, हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। तब इसके डैड से कहते हैं, टेंशन लेके क्या फ़ायदा, बीपी बढ़ जाएगा हमारा और फिर दवा लाने जाने का खर्चा अलग से बैठ जाएगा, इसलिए लाइफ में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस जो हो रहा है उसे देखो। और वैसे भी हम कोर्ट में नोटिस पास करके कुछ दिन और यहाँ पर रह ही सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम रेंट का घर ले लेंगे और लाइफ आराम से जिएंगे। तो वो सोचती है कि इसका मतलब सही है, मुझे भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि वो फिर से टिम को मनाने के लिए उसके घर पर पहुंचती है। तब मेट से उसे पता चलता है कि वो अपनी बोट से पटाया जा रहा है। फिर वो भी उसके बोट तक पहुंच जाती है जहाँ जाकर वो छुपी होती है और उसे देख रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कोई उसे गन पॉइंट पर रख कर मारने जा रहा है। इससे पहले कि वो उसे बचाने के लिए दौड़ती तभी वो आदमी अचानक गन लेकर गायब हो जाता है। वो उसकी बोट तक पहुंच जाती है और छुपते छुपाते किसी तरह उसकी बोट में बैठ जाती है। टिम को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो उस इंसान को मारने जा रहा होता है। इतने में हुंसा उसके कोट पर उल्टी कर देती है और फिर पैनिक हो जाती है। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या है। वो कहती है, प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मुझे पहले उल्टी कर लेने दो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। वो कहता है, तुमने मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि वो कितने का था। वो कहती है, सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं यहाँ आपसे लड़ाई करने नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे नेगोशिएट करने के लिए आई हूँ। टिम कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मेरा पीछा करोगी तो मैं क्यूपिड हट से अपने केस को वापस ले लूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन अब तो मैं तुम पर भी केस करूंगा कि तुमने मेरी प्राइवेट लाइफ को डिस्टर्ब किया और इस तरह से मेरे बोट पर छुप गई, और उसके बाद तुम्हें अंदर करवाऊंगा। टिम बीच समुद्र में पहुंच चुका होता है तो वो अपने बोट को अब रोकने की कोशिश करता है, बट टैंक लीक होने की वजह से बोट नहीं रुकती है। फिर वो किसी को कॉल करता है कि कोई उसकी हेल्प करके उसे यहाँ से ले जाए, लेकिन तभी हुंसा उसे कहती है, तुम किसे कॉल कर रहे हो? वो कहता है, मैं केक ऑर्डर कर रहा हूँ, खाओगी क्या? पागल लड़की, मैं किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमें यहाँ से कोई बाहर निकाल सके। अब दोनों ही नेटवर्क मिलाने लगते हैं, लेकिन तभी एक दूसरे का टक्कर लगने से दोनों का फोन पानी में गिर जाता है। अब इससे पहले कि टिम उससे कुछ कहे, वो कहती है, मैं स्टूपिड हूँ, मेरा दिमाग खराब है और मैंने ये क्या कर दिया। और फिर वो टिम का फोन निकालने के लिए पानी में छलांग लगा देती है, यहाँ तक कि उसे स्विमिंग नहीं आती है। अब टिम भी पानी में छलांग लगा देता है और उसे बाहर निकाल के लेकर आता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम जहाँ भी रहती हो सिचुएशन को पूरी तरह से बिगाड़ देती हो, और तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम इतने बड़े समंदर से फोन निकाल कर लिया होगी? वो कहती है, सर मैं तो बस आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। वो कहता है, हेल्प? ऐसे हेल्प करोगी तुम मेरी? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि पानी से अगर तुम फोन बाहर लेकर आओगी तो वो ठीक भी रहेगा और वर्क भी करेगा? टिम हुंसा से कहता है, तुम बहुत बड़ी बनौती हो, तुम पहली बार जब मुझसे मिली तो मेरी रेपुटेशन को दांव पे लगा दिया, दोबारा वेयर हाउस में मिली तो वहाँ पर आग लग गई, और अब तीसरी बार तुम इस बीच समंदर में मुझसे मिली और अब तुम चाहती हो कि हम दोनों ऐसे मर जाएं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। हुंसा कहती है, सर मैं तो बस छलांग लगाकर आपका मोबाइल ढूंढकर आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगता है आपको मारने की कोशिश कोई और कर रहा है। इवन मैंने तो एक आदमी को देखा भी था, आपको गन से शूट करने वाला था। टिम उसकी बातों पर गौर ही नहीं करता है और वो कहता है, आखिर कोई लड़की इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है, और अगर मैं यहाँ से जिंदा बचकर निकल गया ना तो जिंदगी में कोशिश करूंगा कि दोबारा तुम्हारी शक्ल न दिखनी पड़े मुझे और तुमसे दूर ही रहूंगा। उसके बाद वो कहता है, अब तुम अपने मुंह का रेडियो बंद रखो और वो देखो, शायद उस आइलैंड पर हमें रुकने की जगह मिल जाए। बट हुंसा को अब भी कुछ समझ में नहीं आता और उसे वो प्लेस भी दिखाई नहीं देती जो टिम उसे दिखाता है। टिम को गुस्सा आता है और वो कहता है, जाओ एक बार फिर से पानी में कूद जाओ और प्लीज इस बार वापस मत आना। टिम किसी तरह हुंसा को लेकर एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। नाइट के सीन में हुंसा स्टार्स को देखकर बातें कर रही होती है। टिम उसे देखकर परेशान होता है और कहता है, कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है?
आखिर इतने मुश्किल वक्त में भी कोई इस तरह से हंस के बात कैसे कर सकता है। यहाँ मैं परेशान हूँ कि मैं इस आइलैंड से कैसे निकलूँ और इन मैडम को स्टार्ट से बातें करने की पड़ी है। मॉर्निंग में टिम पानी लेकर आता है पीने के लिए और इसके साथ वो अपनी शर्ट हुंसा को दे देता है ताकि वो अपने आप को फुल तरीके से कवर कर ले। हुंसा कहती है, तुमने मुझे ये क्यों दे दिया है? वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए, वरना तुम बाद में ये कहोगी कि मुझे ट्रीटमेंट करवाना है और मुझे इसके पैसे तुमसे चाहिए, तो तुम ये पहन लो ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक रहे। वो कपड़े पहनकर आती तो है, लेकिन कपड़े बड़े होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा लूज हो रहे थे। टिम देखता है कि हुंसा जो है पीने के पानी से मुंह को वॉश कर रही है। वो उसे चिल्लाता है कि वो पीने का पानी है, उससे तुम्हें मुंह नहीं धोना है। अब उसकी तेज आवाज की वजह से वो पैनिक हो जाती है और सारा पानी गड़बड़ी में नीचे गिरा देती है। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कितने स्टूपिड गर्ल हो। मैंने उसे कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया था ताकि हम उस पानी को पीकर जिंदा रह सकें, और तुमने वो सारा पानी नीचे गिरा दिया। हुंसा एक बार फिर से टिम को सॉरी बोलती है। आगे हम देखते हैं कि टिम को हुंसा के कपड़ों से वो हार्ट मिल जाता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा ये जो हाफ हार्ट का पीस है वो तुम्हें कहाँ से मिला है या किसका है? वो कहती, नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं जानती कि ये हार्ट आधा किसका है आखिर, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये मुझे हॉस्पिटल में मिला था। वो समझ जाता है कि वो हाफ पार्ट वही है जो उसने डस्टबिन में डाला था। वो कहता है, इसका मतलब तुम उस लड़के को नहीं जानती हो जो तुम्हारा फ्यूचर सोलमेट है? वो कहती, नहीं, मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द मुझे मेरा सोलमेट मिल जाएगा। वो कहता है, चलो ठीक है, कम से कम इस बेवकूफ़ को ये तो नहीं पता है कि वो हार्ट का हाफ पार्ट मेरा है, वरना ये मेरा दिमाग खराब कर देती। वो कहती है, तुमने कुछ कहा क्या? वो कहता है, भला मैं तुमसे क्या ही कह सकता हूँ, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम कुछ करोगी भी। हुंसा कहती है, मैं कुछ करूंगी भी नहीं, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहता है, मुझे भूख लग रही है और मुझे खाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो किसी तरीके से वहाँ पर खाने को कुक करता है। अब जब वो खाना लेकर आ रही होती है तो वो देखता है कपड़े लूज होने की वजह से वो सही से चल नहीं पाती, तो वो उसे पकड़कर उसके कपड़ों को काटने लगता है। लेकिन इस बीच हुंसा काफी डर जाती है कि कहीं वो उसके साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहता है, पर उसे बाद में रियलाइज होता है कि वो सिर्फ उसके लिए एक कंफर्ट जोन बना रहा था। प्रेम पिंकी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उस दिन वैलेंटाइन डे पर तुमने टिम की फोटोज को वायरल किया था ताकि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए और तुम्हारे शो की टीआरपी बढ़ जाए। प्रेम कहता है, जिस तरह तुमने टिम की रेपुटेशन को खराब किया है, उसी तरह अपने शो की हेल्प से उसकी रेपुटेशन को सही करो। वो कहती है, मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ। तो वो कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी पर केस कर दूंगा। आगे हम देखते हैं कि मूक को उसकी मॉम लेकर क्यूपिड हट्स पहुंचती है क्योंकि उसे अपने घर के लिए एक छोटी सी बहू चाहिए थी और वो उसे ढूंढने के लिए ही क्यूपिड हट्स आई होती है। अब जब टिम की मॉम प्रेम से मिलती है तो प्रेम उन्हें सारी चीजें बता देता है और फिर कहता है कि प्लीज मैम, आप एक बार पिंकी से बात कीजिए ताकि वो शो पर वापस से टिम की रेपुटेशन को ऊपर कर सके, जिससे वो हमारी कंपनी से अपना केस वापस ले सके। मॉम कहती है, ठीक है, मैं अच्छा मौका देखकर पिंकी से बात कर लूंगी। आगे हम देखते हैं मॉम जब पिंकी से बात करती है कि तुम अपने शो के थ्रू हमारे बेटे की रेपुटेशन को वापस ले आओ, तो वो कहती है, ठीक है, मैं ऐसा करूंगी, लेकिन बदले में आपको मुझे अपने घर की बहू बनानी पड़ेगी। दोपहर का वक्त हो चुका था और अब इन दोनों को काफी भूख लग रही थी, इसलिए टिम जो है वो फिश पकड़ता है और फिश को एक बॉक्स में रखे रहता है। वो वापस से फिश पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उस फिश पर हमारी हुंसा को काफी रहम आ जाता है कि वो उसकी जान नहीं ले सकती और वो क्या करती है, सीधा फिर से साफ पानी फिश के बॉक्स में डाल देती है ताकि फिश जिंदा हो जाए। तभी टीम उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो आता है, उसे कहता है, स्टूपिड गर्ल, मैंने इसे खाने के इंतजाम के लिए रखा है और तुम क्या करी? वो कहती है, मुझे इस फिश पर बहुत रहम आ रहा है क्योंकि ये अगर इस पानी में नहीं रहेगी तो मर जाएगी। वो कहता है, वो सिर्फ समंदर के पानी में ही रह सकती है, उन्हें साफ पानी में जिंदगी नहीं मिलेगी और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुमने इसे पानी में डाल दिया तो फिर हम खाएंगे क्या? बेवकूफ लड़की, तुमने एक बार फिर से पीने के पानी को इस फिश के बॉक्स में डाल दिया, अब तुम पियोगी भी क्या? आगे हम देखते हैं कि हुंसा का छोटा सा मुंह देखकर उसे रहम आ जाता है और वो फिश को फाइनली समंदर में डाल देता है। बाद में हुंसा को अपनी गलती का रियलाइज होता है तो वो टिम से माफी मांगती है। टिम उसे कहता है, चलो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि अगली बार जब तुम जाना ना तो क्यूपिड हट में अपने जॉब से रिजाइन दे देना क्योंकि तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। तुम एक बहुत ही बेवकूफ लड़की हो, कब क्या कैसे करना है तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हुंसा काफी अपसेट हो जाती है। रात के सीन में हम देखते हैं कि सोने से पहले वो गॉड से प्रे करती है। उसे ऐसा करता हुआ देख टिम को काफी अच्छा लगता है। बातों ही बातों में टिम को रियलाइज होता है कि उसे फीवर है और उसे काफी ठंड भी लग रही है। वो कहता है, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एक काम करो, तुम सो जाओ। वो उसे अपने शोल्डर पर उठाकर लाकर एक जगह सुला देता है और फिर उसकी देखभाल करता है। रात भर वो उसकी ही देखभाल करते हुए रहता है, उसे बार बार अपनी शर्ट उड़ाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपनी में टिम के ना होने पर भी मूक ने सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया था। इवन उसकी मॉम भी उसके काम की अब बहुत तारीफ करती हैं। अगली मॉर्निंग में हम देखते हैं कि हुंसा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, उसे फीवर और जोर का ही चढ़ गया है। वो उसकी पट्टियां करता है और उसके बाद उसे लिटा देता है
और कहता है कि तुम आराम से यहीं पर सो जाओ, मैं किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। वो कहती है देखो तुम्हें मेरे बारे में इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुम मेरे बारे में इतनी केयर करोगे तो कहीं ऐसा ना होए कि मैं तुमसे, और बस इतने में ही वो बेहोश हो जाती है उसके शोल्डर पर। वो उसे जगाता है पर वो नहीं उठती। तभी उसे अचानक से दिख जाता है कि कोई रेस्क्यू टीम आ रही है। वो रेस्क्यू टीम को हाथ दिखाता है कि प्लीज़ हमें हेल्प की ज़रूरत है, हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज़ इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रेस्क्यू टीम उसकी बात सुन लेती है और वो हुंसा को पानी में से लेकर दौड़कर बोट पर बैठ जाता है। और जैसे ही वो शहर पहुंचता है तो सबसे पहले वो हुंसा को एडमिट करा देता है। होश आने पर हुंसा अपने डैड को कॉल करती है और सारी बातें उसे बता देती है। डैड कहते हैं हम अभी आते हैं बेटा तुमसे मिलने के लिए। हुंसा का फीवर पूरी तरीके से उतर चुका था। वो अपने फ्रेंड को कॉल करके उसे बुलाती है। अब दूसरे दिन जब टिम उससे मिलने के लिए आता है तो वो हिम्मत तो नहीं कर पाता उसके रूम में जाने के लिए, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके साथ उसकी फ्रेंड बैठी हुई है। तो वो बाहर से ही इतना हेजिटेशन फील करता है कि वो अंदर जाता ही नहीं और चुपचाप उसके रूम से निकलकर हॉस्पिटल में दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। और वहाँ से वो हुंसा को कॉल लगाकर कहता है ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। हुंसा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। वो कहता है क्या तुम नहीं जानती कि मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, मेरे पास लाखों काम होते हैं, और मैं तुमसे मिलने के लिए क्यों आऊँ भला। आखिर मैं तुम्हारा लगता ही क्या हूँ। और वैसे भी एक काम करो तुम ठीक हो ना। तो अब फोन रखते हैं। टिम अब बहुत चेंज हो चुका था। वो सिर्फ और सिर्फ हुंसा के बारे में ही सोच रहा होता है। इनफैक्ट वो समझ नहीं पाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसकी यादों से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसे बार बार हुंसा ही याद आ रही होती है। टिम सोचने लगता है कि कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करने लगा है, लेकिन फिर कहता है वो स्टूपिड गर्ल है, मैं उससे भला प्यार कैसे कर सकता हूँ। वहीं हम हुंसा को देखते हैं जो ड्रीम भी सिर्फ और सिर्फ अब टिम की देखने लगती है। वो भी उठकर परेशान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। टिम हुंसा के बारे में इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है कि वो ऑफिस भी नहीं जाता है। इवन अब तो वो इतना चेंज हो चुका था कि उसे कार्टून के कैरेक्टर्स भी पसंद आने लगे थे, जो आज से पहले उसने ऐसा कभी फील नहीं किया था। वो हुंसा के बारे में अब उसकी स्टुपिडिटी को सोचकर ही मुस्कुराने लगता था। इनफैक्ट अब तो जब लोग उसके कंपनी में गलतियां करते थे तो वो उन्हें जॉब से फायर नहीं करता, बल्कि उन्हें एक और मौका देता था अपनी गलतियों को सुधारने का। तो वहीं दूसरी तरफ हुंसा भी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। बाद में टिम को याद आता है कि उसने हुंसा से कहा था कि जाकर अपनी जॉब से रिजाइन दे देना। इसी सिलसिले में वो उसे कॉल करता है। हुंसा कॉल रिसीव नहीं करती तो उसकी फ्रेंड उसे रिसीव करने के लिए कहती है। वो कहती है अगर मैंने कॉल रिसीव किया तो वो मुझे फिर से कहीं बातें ना सुनाने लगे, बस इसलिए मैं उसका कॉल रिसीव नहीं करना चाहती हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो रेजिग्नेशन लेटर लेकर प्रेम के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसे टिम की बातें याद थी कि जाकर रिजाइन दे देना। वो टिम की बातों को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि रिजाइनिंग लेटर प्रेम के हाथों में दे देती है। प्रेम उससे कहता है ये रिजाइनिंग लेटर आखिर तुम मुझे क्यों दे रही हो। वो कहती है सर क्योंकि शायद अब मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। वो कहता है एक्टिंग बंद करो क्योंकि तुम्हें पता है तुमने बहुत अच्छा किया है। वो कहती है सर मैंने क्या कर दिया। प्रेम कहता है तुम्हें पता है टिम ने अपने केस को हमारी कंपनी से वापस ले लिया है और ये सिर्फ और सिर्फ तुमने किया है। वो सोचती है ये कैसे हो गया। आगे हम देखते हैं कि टिम उसके ऑफिस के बाहर आकर खड़ा होता है उससे बात करने के लिए। थोड़ी देर बाद हुंसा ऑफिस से निकलकर घर जा रही होती है, लेकिन टिम उसे देख तो लेता है निकलते हुए, बट उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उससे जाकर बात कर ले। वो चुपचाप उसका धीरे धीरे पीछा करने लगता है। हुंसा अपनी बाइसाइकिल लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी टिम के पास एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जो उससे कुछ पैसे मांग रहा होता है। टिम उस बच्चे को पैसा तो दे देता है, लेकिन उसके बाद जब वो हुंसा को देखता है तो हुंसा वहाँ से गायब हो चुकी होती है। हुंसा तो उसके पीछे से आकर उसे कहती है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं यहाँ पर थोड़ा मार्केटिंग के सिलसिले में आया था। वो कहती है इसका मतलब क्या है, तुम अभी इस ब्रिज के नीचे भी अपना ऑफिस बनाओगे, यानी अपनी प्रॉपर्टी खरीद लोगे। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ शेयर्स देखने के लिए आया था। वो कहती है तो ठीक है ना, हम एक जगह पर बैठकर बात कर सकते हैं। जहाँ हुंसा उसे बताती है कि तुमने हमारी कंपनी से केस वापस ले लिया है। वो कहता है हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तुम शायद अपनी जगह सही थी। दोनों की बात खत्म होने के बाद हुंसा बाइसाइकिल लेकर अपने घर जा रही होती है। तभी वो उसके पीछे से आता है और कहता है क्या तुम इस बाइसाइकिल से घर जाओगी। वो कहती है नहीं, मैं बस से घर जाऊंगी बाइसाइकिल को लेकर। वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम बाइसाइकिल यहीं पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा और तुम खुद अकेले बस से चली जाओ। वो कहती है ओके ठीक है बाय। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो बस की सीट पर बैठती है तो पीछे से टिम भी आ जाता है और वो उसे कहता है क्या तुम रोज बस से घर जाती हो। वो कहती है हाँ। वो कहता है तुम्हारे पीछे कितने सारे लड़के बैठे हैं, इनफैक्ट वो तो मुझे शक्ल से ही गुंडे नजर आ रहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। वो कहती नहीं, मैं उनसे छिड़ती नहीं हूँ ना। इतने में हम देखते हैं कि ये सारी बातें उन गुंडों ने सुन ली थी और वो बैड बॉयज जो है सीधा आके टिम से कहते हैं हे तुम हमारे बारे में क्या बोल रहे हो। वो कहती नहीं नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बोला, शायद आपने कुछ गलत सुन लिया है, इनकी कोई गलती नहीं। लेकिन वो गुंडे बॉयज होते हैं ना, इसलिए वो फटाक से टिम पर हमला कर देते हैं। टिम भी उन बैड बॉयज से फाइटिंग करता है और उन लोगों की अच्छी खासी बैंड बजाने के बाद वो हुंसा को बस से लेकर बाहर भाग जाता है। गुंडे उनके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन इन दोनों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि दोनों जाकर कहीं छुप जाते हैं और फिर यहीं पर इनकी फर्स्ट किस भी हो जाती है। हंसा टिम को उन गुंडों से बचाने के लिए थैंक्स बोलती है।
टिम उससे कहता है, देखो आइंदा बस से सफ़र मत करना, और कभी करना भी तो अपना पूरा ख्याल रखना। वो कहती है ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों साथ ही घर जा रहे होते हैं। टिम उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। वो कहती नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा चेस वाला गेम दिखता है। वो कहता है क्या तुम चेस खेल सकती हो? वो कहती है मुझे नहीं आता। टिम कहता है चलो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, और फिर वो उसे चेस खेलना सिखाता है, और इस तरह इन दोनों की बॉन्डिंग अब मजबूत हो रही थी। बाद में वो उसे उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ हुंसा को ऐसा लगता है कि वो उसे कुछ कहना चाहता है, क्योंकि टिम उससे कहता है कि मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहता हूँ। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपने दिल की बात उसे कहना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि टिम मुझसे प्यार करने लगा है। वो पीछे पलटती है तो टिम उससे कहता है तुम इतनी स्टुपिडिटी हरकतें आखिर कैसे कर लेती हो? वो कहती है क्योंकि ये मेरे नेचर में है। टिम उससे कहता है तुम ऐसी हरकतें करने के बाद भी लोगों का दिल जीत लेती हो, जैसे कि मेरा। वो कहती है क्या तुमने कुछ कहा? वो कहता है नहीं मैंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं तुमसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी हरकतें अगर मैं भी करूं तो लोग मुझे पसंद करने लगेंगे? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोगों के गोल्स एक जैसे नहीं होते हैं। टिम हुंसा को जाते हुए एक पेन गिफ्ट करता है और कहता है आज के रिजाइनिंग लेटर में तुमने काफी गलतियां की थी, इसलिए मैं तुम्हें ये पेन गिफ्ट कर रहा हूँ, और प्लीज रिजाइनिंग मत देना। वो कहती है ऑफ कोर्स, तुमने मुझे मोटिवेट किया है तो मैं रिजाइन नहीं दूंगी। टिम काफी खुशी से लौट आता है। इधर मैगजीन वाली लड़की पिंकी को दिखाया जाता है, जो टिम की मॉम को इम्प्रेस करने में लगी हुई थी, ताकि वो उसे अपने घर की बहू बना ले और उसकी शादी टिम से करा दे। टिम पिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी मॉम की वजह से उसे पिंकी को कंपनी देना पड़ता है। पिंकी जैसे ही उसके साथ बाहर निकलती है तो टिम उसे कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। उस दिन क्यूपिड हट के वैलेंटाइन डे पार्टी के मेरे सारे पिक्स तुमने ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया था अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए। अगर मैं चाहूँ तो तुम पर केस भी कर सकता हूँ। जहाँ पिंकी उससे कहती है देखो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, अगर तुम्हें केस करना है तो बेशक तुम मुझ पर केस भी कर सकते हो, मुझे कोई डर नहीं लगता। वो कहता है अपनी हद को पार मत करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ, और दोबारा मेरे घर के अगल बगल भी अगर तुम नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिंकी कहती है मुझे तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता, देखो मैं आगे की क्या करती हूँ और तुम्हें तो मैं अपना बना कर रहूंगी। आगे जब वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि सारे लोग मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं। जब वो अपना मोबाइल ऑन करता है तो देखता है कि हुंसा की और उसकी आयरन वाले टाइम्स की फोटोज को किसी ने फिर से खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। उसे ये सब कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है सब कुछ पता लगाओ। उधर पिंकी भी जब न्यूज़पेपर में इन दोनों को एक साथ देखती है और उनकी न्यूज़ को पढ़ती है तो उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है कि वो दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। उधर प्रेम को भी जब इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है तो वो हुंसा को दिखाता है और कहता है तुम्हें कुछ रूल्स पता भी हैं? हमारी कंपनी के रूल्स हैं कि हम अपने क्लाइंट को डेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्लीज नेक्स्ट टाइम तुम उसे एसोसिएट नहीं करोगी। वो कहती है सर मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, वो जस्ट एक कोइंसिडेंस था सर। प्रेम कहता है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी कंपनी की अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें जानता भी हूँ, सो प्लीज नेक्स्ट टाइम तुम टिम से दूर रहना और उसे एसोसिएट भी मत करना। उधर हम मॉम को देखते हैं, जब इस ब्रेकिंग न्यूज को वो देखती हैं तो आग बबूला हो जाती हैं और वो टिम से कहती हैं कि उस 2 कौड़ी की लड़की को मैं अपनी बहू कभी भी नहीं बनाऊंगी। टिम उससे कहता है मॉम ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा समझ रहे हो। वो कहती है मैं बहू तो बनाऊंगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ पिंकी को। तभी टिम को गुस्सा आता है और अपनी मॉम से कहता है मॉम पिंकी से तो लाख दर्जे अच्छी है वो लड़की, क्योंकि वो पिंकी की तरह झूठ नहीं बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इस ब्रेकिंग न्यूज की वजह से टिम काफी परेशान होता है और वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हुंसा को कॉल करता है, लेकिन हुंसा के सर ने कहा था कि वो प्रेम से एसोसिएट नहीं करेगी, तो वो अपना मोबाइल रिसीव नहीं करती है बल्कि अपनी फ्रेंड को दे देती है रिसीव करने के लिए। अब कॉल रिसीव करने के बाद जब टिम को पता चलता है कि कॉल पर हुंसा नहीं है तो वो हुंसा से बात करने के लिए कहता है, तो हुंसा तो बात तो नहीं करती लेकिन वो अपनी फ्रेंड को एक चिट पर लिखकर सब कुछ बता रही होती है। हुंसा अपनी फ्रेंड से कहती है कि उसे कह दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हुंसा की बात टिम सुन लेता है और कहता है पागल लड़की, मैं तुमसे ये पूछने के लिए कॉल नहीं लगा रहा हूँ कि तुम कैसी हो, बल्कि मैं तो उस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो फोटो वायरल हुई है उसके बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। पर हुंसा तो अब भी उससे मिलने के लिए राजी नहीं होती। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुंसा जिस कैफेटेरिया में होती है वहीं पर टिम भी पहुंच जाता है। हुंसा यहाँ पर किसी लड़के से मिलने आई थी क्योंकि वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, लेकिन वो लड़का हुंसा के सामने बहुत सारी शर्तें रख देता है कि शादी के बाद उसे बच्चे संभालने होंगे, दिन घर का काम भी करना होगा और उसके बाद अगर वो जॉब करना चाहती है तो कर सकती है। हुंसा कहती है शायद तुम किसी फाइटर वुमेन को ढूंढ रही हो और मैं इतने सारे काम एक साथ नहीं संभाल सकती हूँ। दूर खड़ा टिम उन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। वो लड़का कहता है अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो इन 4 महीनों में हम शादी भी कर लेंगे। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर टिम आ जाता है जो उस लड़के से कहता है मुझे तुम बहुत अच्छे घर से लग रहे हो, लेकिन ये लड़की बहुत ही पागल है और अगर तुमने इससे शादी की तो तुम्हारी लाइफ जहन्नुम बन जाएगी। हुंसा तो उसका मुंह ही देख रही होती है। वो कहता है क्या सच में ये सच में क्रेजी गर्ल है? वो कहता है हाँ और उसे भगा देता है। वहीं हुंसा टिम से कहती है कि तुमने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है, आखिर तुमने उसे क्यों भगा दिया?
अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता तो मुझे पूरा 1 मिलियन का अमाउंट मिलता। टिम उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, जहाँ वो उसे थोड़ी देर के लिए रोक लेती है। हम देखते हैं कि अब दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन रही होती है। तभी हुंसा को याद आता है कि ओ माय गॉड, मुझे कल अपने सर को एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी को प्रेजेंट करना था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या आइडिया करूँ। जिस पर टिम उसे कहता है, क्यों ना तुम एक ऐसे कपल को मैच मेक करो जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, जिनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो। जैसे लड़का परफेक्ट मैन हो और लड़की क्रेजी गर्ल हो, ताकि एक गलतियाँ करना सीखे तो दूसरा उसे परफेक्ट तरीके से सही करना। वो कहती, वाह, तुम्हारा आइडिया तो कमाल का है, लेकिन क्या ये सर को पसंद आएगा? वो कहता है, दो अलग अलग लोगों की भी लव स्टोरी बन सकती है, क्योंकि अगर एक गलती करता है तो दूसरा उसे सही करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टिम अपने एजेंट के द्वारा पता लगाता है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ जो हो रहा है, यानी अचानक वेयर हाउस में आग लग जाना, उसके बाद उसकी बोट का सडनली खराब हो जाना, और फिर ये फोटो वायरल होना, ये सब कुछ आखिर कौन कह रहा है? एजेंट कहता है कि ये किसी की सोची समझी चाल है और कोई है जो आपको मारना चाहता है। बस इसीलिए वो बार बार ऐसे जाल बिछाता है जिसमें आपकी जान का खतरा होता है। टिम को अपने भाई पर ही शक होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता है और बस इसीलिए मुख बार बार मेरी जान लेने की कोशिश करता है। वहीं हम उनसा को देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो एक परफेक्ट मैन और क्रेजी गर्ल की लव स्टोरी को अपने सर को बताती है, और प्रेम को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो मैच मेकिंग के लिए कुछ ऐसे ही आइडियाज को ट्राई करने के लिए कहता है। वहीं हम पिंकी की फ्रेंड जूही को देखते हैं, जो कि डेट के लिए मूक के साथ आई हुई थी, और इस डेट को पूरा गाइड करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हुंसा ही होती है। हुंसा उनकी पूरी डेट को फिक्स करती है और जो है वो बाहर खड़ी होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जूही अपनी डेटिंग टेबल से उठकर बाहर जा रही है और फिर उसने धोखे से वेटर के साथ मिलकर ड्रिंक में कुछ मिलाया है। ये सब कुछ हुंसा देख लेती है। हुंसा को समझ में आता है कि जूही जरूर कुछ गड़बड़ी करने वाली है, इसलिए वो फटाक से मूक के पास जाती है और मूक से कहती है, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की नीयत ठीक नहीं लगती और मैंने अभी उसे तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखा है, मुझे बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है। और वो उसे कहकर टेबल के नीचे ही बैठ जाती है। अब जब जूही आती है तो वो ड्रिंक बनाकर मूक को देती है। मूक ड्रिंक पीने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी जूही टेबल के नीचे से कहती है कि वो ड्रिंक उसे दे दे। जब मूक उसकी तरफ देखने लगता है तो वो कहती है, जल्दी से ड्रिंक मुझे दे दो, तुम्हारे लिए ये ड्रिंक पीना अच्छा नहीं है। मूक हुंसा को ड्रिंक दे देता है और वो पूरा ड्रिंक पी जाती है। जूही कहती है, वाओ, तुमने अपना ड्रिंक तो काफी जल्दी फिनिश कर दिया। वो वापस से ड्रिंक देती है और सेम दोबारा ऐसे ही होता है कि उसकी पूरी ड्रिंक जो है हुंसा पी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हुंसा को रियलाइज हो जाता है कि जूही ने उसे देख लिया है, और वो जैसे ही बाहर निकलती है तो जूही उसे कहती है, तुम हमारे टेबल के नीचे से बैठकर हमारी बातें सुन रही थी क्या? हुंसा कहती है, मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैंने तुम्हें देखा था कि तुमने मुंह के लिए जो ड्रिंक बनाया था उसमें कुछ मिलाया था, और तुम्हें पता है हमारी पॉलिसीज में ये सब कुछ करना बहुत ही गलत है, इवन इलीगल है, क्योंकि तुम यहाँ पर डेट करने के लिए आई हो। अगर सामने वाला बंदा तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम इस तरह से गलत रास्ता नहीं अपना सकती हो। अब मूक को सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए जूही शर्मिंदगी से वहाँ से चली जाती है। जूही के जाने के बाद मूक हुंसा को थैंक्स बोलता है, और हम यहीं पर देखते हैं कि हुंसा से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुका था। इवन अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि वो हुंसा से प्यार करने लगा है, और बस ये उसका पहला प्यार है। हुंसा ने ड्रिंक किया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी और वो सीधा उसके शोल्डर पर ही सो जाती है। हुंसा को मूक देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे फील हो चुका था कि अब वो हुंसा को ही अपनी लाइफ में लाना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं जब उसे होश आता है तो वो उठकर सबसे पहले मूक को सॉरी बोलती है। मूक उससे कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमसे मिलने के बाद मैंने प्यार को महसूस किया है, और बस इतने में ही वो उसे एक फ्लावर देता है और अपना प्रपोजल उसके सामने रख देता है। हुंसा काफ़ी शॉक्ड होती है कि वो अचानक उसे क्या रिप्लाई करे, और बस इतने में ही हुंसा का फ्रेंड मिनी आ जाता है, जो कि एक गे होता है, और वो मूक को देखकर उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है। इवन उसकी ब्यूटी को देखकर वो उससे हाथ भी मिला लेता है और दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। अब हुंसा मिनी के साथ चली जाती है, और मिनी जब रास्ते में उसके साथ जाता है तो उसे हुंसा का फेस जो है मूक के फेस में कन्वर्ट दिखाई देता है, और वो उसे आगे बढ़कर किस करने जा रहा होता है। तभी हुंसा उसे रोकती है, ए तुम मुझे कोई और समझ रहे हो और मैं कोई और हूँ। और बस हम इतने में देखते हैं कि उन दोनों को एक साथ टिम ने देख लिया है, और उसे ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है। वो सीधा हुंसा के पास जाता है। वो हुंसा से कहता है, मैं तुम्हारा यहाँ पर 2 घंटों से इंतजार कर रहा हूँ, और शायद इतनी देर एक परफेक्ट मैन किसी का इंतजार करे ये बहुत बड़ी बात है। क्या तुम देख सकती हो वहाँ पर मैंने कितने ग्लासेस तो सिर्फ चाय पी लिए हैं, और वो भी सिर्फ तुम्हारे इंतजार में। हुंसा कहती है, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो। टिम कहता है, जब तुम मेरे कॉल्स रिसीव नहीं करोगी, मेरे मैसेजेस का आंसर रिप्लाई नहीं करोगी, तो भला मैं क्या ही करूँगा। और वो उसे आगे बढ़कर किस करने जा रहा होता है। तभी हुंसा गुस्से में उसे एक तमाचा मार देती है और कहती है, ये सब क्या है? बट टिम उससे कहता है, जब वो लड़का तुम्हें किस कर रहा था तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगा, और अब जब मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? वो कहती है, देखो तुम गलत समझ रहे हो, मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरी बात एक्सप्लेन करती, टिम अपने गुस्से के आगे उसे कुछ बोलने ही नहीं देता। वो कहती मेरी पूरी बात तो सुन लो, बट टिम अभी भी उसे शांत करा देता है और कहता है अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरे आगे भीख मांगनी पड़ेगी। वो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और फिर क्या था, जैसे ही दोबारा वो किस करने के लिए आगे बढ़ता तो वापस से हुंसा उसे एक चाटा मार देती है, जिस पर अब टिम को बहुत बुरा लग चुका था। और वो कहता है आखिर भला तुम मुझसे प्यार क्यों करोगी? वैसे भी मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो मुझे प्यार करे। हुंसा भी टिम को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, लेकिन वो सिर्फ अपने बैड लक की वजह से उससे अपने प्यार को कन्फेस नहीं करती, क्योंकि हुंसा को ऐसा लगता था कि जो कोई भी लड़का उसकी लाइफ में आएगा उसकी 7:30 शुरू हो जाएगी और उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा होगा। नेक्स्ट डे टिम हुंसा की कंपनी में कॉल करके अपनी सारी मेंबरशिप को खत्म कर लेता है और उसके बाद गुस्से में फोन कट कर देता है। वहीं जो नया नया प्यार मूक के दिल में उभरा था हुंसा के लिए, वो सीधा गिटार लेकर उसकी कंपनी के बाहर चला जाता है और उसका एक बड़ा सा पोस्टर लगाकर उसके लिए सॉन्ग प्ले कर रहा होता है। तभी जब ये सारी चीज़ हुंसा की फ्रेंड देखती है तो वो हुंसा को कॉल करके सब कुछ बता देती है, लेकिन तभी कंपनी से 2 लोग जाते हैं मूक को रोकने के लिए कि ये सब कुछ आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। वो वहाँ से चला जाता है अपना गिटार लेकर। आगे हम कंपनी में टिम को देखते हैं जो अपनी एक ज़रूरी मीटिंग में बैठा हुआ होता है, लेकिन उसका दिल दिमाग तो कहीं और था। उसे ऐसा लगता है कि उसके आगे पीछे अभी इस वक्त हुंसा डांस कर रही है और वो अपनी मीटिंग में भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है।